पढ़ा वो बेचना पड़े। चलो बेटा सुनो, सारी बातें खत्म करते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं एक अच्छी सी पढ़ाई करने की। भाई जिस भी जने ने सफलता पाई है मेहनत करके, और मेहनत होती है सही दिशा में। मेहनत गधा भी रोज करता है, शेर उठता है, एक टाइम अपना शिकार करता है, खाता पीता है, सो जाता है, और जंगल का क्या है वो राजा है। और गधा क्या करता है, सबसे ज्यादा मेहनत करता है, दूसरे लोग भी उससे मेहनत करवा सकते हैं। तो स्मार्ट बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट बनना है। और स्मार्ट स्टडी होती कैसे है भाई, सबसे पहले सिलेबस से होती है। किससे होती है? सिलेबस। आपको पता हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस की मार्किंग क्या है, और उसके बाद पता हो सटीक वे ऑफ स्टडी कि किस तरीके से मुझे अपने काम को पढ़ना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। बिना सिलेबस के पता ही ना हो कितने लंबा कुछ काम करना है, कब तक पढ़ना है, क्या उसकी टाइमिंग सेट करनी है, तो सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। दूसरी बात कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो ये जो पढ़ाई है वो बहुत ईजी है। जब आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है ना, उस ब्लूप्रिंट पर चलकर कोई भी काम कर सकता है, ठीक। भगवान श्री राम ने, सुनिए कहानी, भगवान श्री राम ने लंका को जाना था, क्या जाना था? लंका। तो जो आज की श्रीलंका है ना, वही लंका है। तो भगवान को लंका जाना था, और लंका जाने के लिए उन्हें क्या करना था? उन्हें पुल बनाना था। यानी कि वो खुद तो जा सकते थे, भगवान है ना वो, और हनुमान जी भी जा सकते थे, वो उड़ के जा सकते हैं, और कई वानर ऐसे भी थे, वो कुछ ना कुछ करके वहां पहुंच जाते। लेकिन पूरी सेना को वहां पहुंचाना था, तो पूरी सेना कैसे पहुंचेगी? उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए था? पुल। और पुल बनेगा कब? जब उनके पास होगा ब्लूप्रिंट। क्या होगा? ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि पहले से देखो तो सही कि पुल बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, और बनेगा तो बनाएंगे कौन। तो वो पूरा सिलेबस उन्होंने अपने माइंड में सेट कर दिया था। और उनके यहाँ पे थे नल और नील, जिसके पास ये कला थी, ये पत्थरों पे नाम लिखो और वो तैरने लग जाते थे, ठीक। और दूसरी बात, जब लंका गए थे तो भगवान श्री राम के एक भक्त हैं, कौन? श्री हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी के बारे में सुनी होगी, उड़ के गए। तो उन्होंने क्या किया था, यही सब चीज तो चेक कर दी, समुद्र कितना लंबा है, कहाँ पे पुल बनेगा, कौन सा रास्ता हमें सटीक लगाना है, और ये सब करके उन्होंने अपनी सफलता पा ली। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप लोग अपने काम को नहीं पहचानोगे, पेपर देने जा रहे हैं, और ये तो बात क्या बच्चों वाली है कि एक पेपर में से चैप्टर बच जाएगा, ये हो जाएगा, मैं पूरे एक चैप्टर में से आपका पेपर बना के दे दूंगा, ये बचकाना बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता, तरीका होता है और एक सिलेबस होता है, उसके अंदर मार्किंग होती है, और वो ब्लूप्रिंट पे आपको काम करना होता है। तो 11th तो चलो जैसे मर्जी हो जाएगी, लेकिन जब 12th की बात आएगी तो उसका ब्लूप्रिंट तो सीबीएसई ने पहले ही दे रखा है, और उस ब्लूप्रिंट को पढ़कर फिर आपको आगे बढ़ना है। बात समझ आई? इसीलिए मैंने आपकी 6 वीडियो डाली थी, 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, 2 4 6, जिसमें हमने यहाँ पर सब बता दिया कि बेसिक क्या होता है, और बेसिक से उस चीज को हम सीखेंगे कैसे। याद है ना कुछ कुछ? जब ये सब चीजें याद हो जाए तो लास्ट वीडियो जब हमने बनाई भी थी तो उसमें हमने ट्रेडिंग पढ़ा था, याद है? एक पढ़ा था पीएनएल, और एक पढ़ी थी हमने बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ी थी। आज हम जो सीखेंगे इसके अंदर होने वाली एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में एडजस्टमेंट, 6 एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा दी थी, याद है? 6 में पढ़ा चुका हूँ, आगे की 6 और मुझे सिखानी है। तो कोशिश ये रहेगी कि सबको दोबारा समझ आ जाए। तो मेरी कोशिश है आज दोबारा से 12 एडजस्टमेंट क्लियर करने की। कितनी? 12 एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कुछ कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि वो सर कहाँ जाता है, कैसे जाता है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आप मुझे बताओ, पुराना रिवीजन, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था? क्या क्या चीज जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसने ये बोला मैन्युफैक्चरिंग, तो यहीं से एक बात समझ आई कि सर जी ये जो एक्सपेंसेस हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। फिर हमने पढ़ी थी पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में कौन से जाते हैं? एक वर्ड था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या था? इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट तो इसमें जाते हैं, इनडायरेक्ट इसमें जाते हैं। अब हमें पहचानने डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट कौन से। बात समझ आई? डायरेक्ट इसमें गए, इनडायरेक्ट इसमें गए। अब पहचानो कि डायरेक्ट है तो कौन से हैं।
जो माल को बनाने में खर्च किए जाते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से? तो बनाने में जो खर्च हो रहा है, यानी कि माल बनेगा उसके लिए हमने उसे तैयार किया, तो इसी जैसे मैन्युफैक्चरिंग आया, क्लिक करते चले जाओगे। ऐसे ही प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था, शायद आपको ये अच्छे से याद भी हो गया। क्लियर है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैंने बताया था ऑफिस एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और इस खर्चे को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। कौन सा वाला भाई? जो फैक्ट्री का खर्चा है, जिसकी क्लास निकली हुई है, वीडियो अपलोड करी हुई है, उस पर देख लेना, तुम्हें वो सारा समझ आ जाएगा कि पढ़ा तो पढ़ा क्या था। ठीक है, इतनी कोई वो हार्ड नहीं है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई थी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में सिखाया था सबसे पहले क्या? कैपिटल। कैपिटल में से क्या माइनस करते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, तो जो कैपिटल है उसमें से हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं, प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे माइनस करते हैं नेट लॉस। भाई जब ये सब हो जाता है तो इससे पता चलती है कि हमारे पास जो ये वाली अमाउंट है इसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। जब ये सब करा तो ये निकल के आया सीसी, दैट इज द क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर हो गया? बाकी थोड़ा थोड़ा सीखा था, क्रेडिटर होता है, लोन होता है, बीपी ये होता है बिल्स पेबल। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। बीपी बिल्स पेबल, यानी कि बिल का पैसा हमें देना बाकी है, इसे बोलते हैं बीपी। ये होता है बीआर, बिल रिसेबल। देखो इसका ओवरड्राफ्ट नहीं है, मैं भी समझा दूंगा तो खैर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना? कुछ नोट नहीं करना, नोट आगे कराऊंगा। देखो अब इस टॉपिक को लिखते चलना, थोड़ा थोड़ा सा एक काम आएगा। ठीक है, पढ़ पहले भी चुके हैं बट रिवीजन ले लो। भाई एक वर्ड तो लिख लो आप, सबसे पहला काम कैश सेल्स, दूसरा लिखो आप क्रेडिट सेल्स। मैंने क्या बोला? कैश सेल। दूसरे नंबर पे बोला भाई क्रेडिट सेल। थर्ड नंबर पे बारी आएगी कैश परचेज, और फोर्थ पे बारी आई क्रेडिट परचेज। ठीक, सभी लोग इस बारे में जानते हैं कि कैश सेल का मतलब क्या है। माल था, माल चला गया और हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। यानी दो चीजें आई इसके अंदर, एक कैश और दूसरी स्टॉक, यानी कि परचेज। परचेज है सेल? सेल, क्योंकि हमने क्या करी है? सेल करी है, यानी स्टॉक हमारे पास से आउटफ्लो हो गया। क्या हो गया? आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब हमारा माल था, हमारा माल ऐसे चला गया। अब यहाँ लिखिए क्रेडिट सेल, यानी माल उधारी में बेचा, तो जिसको उधार बेचने को कौन हुआ? पर्सन हुआ ना, किसी पर्सन को भेजा, यानी पर्सनल वर्ड की है, यानी वो हमारा डेटर हुआ। कौन हुआ भाई? देखो कोई भी लाइन लिखी होगी वो दो साइड पे इफेक्ट डालेगी। पूरी अकाउंट्स में एंड तक यही है कि कोई भी एंट्री होगी, कोई भी इवेंट होगी जिसमें ट्रांजैक्शन होगी, वो दो चीजों पे इफेक्ट डालती है। तो एक तो डल गया भाई डेटर पे, दूसरा कौन से पे डला है? सेल्स पे, यानी कि वही स्टॉक है। और स्टॉक क्या हो रहा है भाई? स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टॉक यहाँ से आउटफ्लो हो गया। यानी दो बातें बिल्कुल समझ आ गई। तो मेरे को क्या सिखाना था, यहाँ पे सीधे सीधे डेटर आ गया। डेटर का मतलब कौन है? जो मेरे पैसे देगा। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं हम, कैटेगरी बनाते हैं अच्छे डेटर जिसपे भरोसा है, गुड डेटर। यानी कि ठीक है भाई तू आया, भाई मुझे आपसे माल लेना है, मैंने ले जा, वो कह रहा पैसे मैं आपको दे दूंगा, मैं चल दे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वाला डेटर है, दोस्ती कर ली उससे। लेकिन कुछ डेटर ऐसे होते हैं जिसको हम डेटर बनाना ही नहीं चाहते, हम बना ही नहीं चाह रहे उसको डेटर। हम उससे कह रहे हैं भाई ठीक है होता है तो पैसे दे जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है, पहली बार आप मेरे पास आए हो, मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आप एक काम करो, ये बिल है, आपने माल देखा होगा तो उसे बिल दिया होगा, भाई इस बिल के ऊपर साइन करके दे दो कि इतने महीने बाद तुम मेरे पैसे दोगे। कितने महीने बाद? कितने महीने बाद तुम मेरे पैसे दे दोगे। तो डेटर को तो हाँ कहनी पड़ेगी, वरना सामने वाला माल नहीं देगा ना। उसने साइन कर दिए कि आई पे योर अमाउंट आफ्टर
डैश मंथ, कितने भी मंथ हो उसके बाद तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो कौन कह रहा है ये बात? डेटर कह रहा है कि मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो डेटर के लिए तो हो गया बीपी, क्योंकि वो उसको देगा पैसे बाद में। मैं इस माने बताना चाह रहा हूं कि जो इसको मिलेगा वो होगा बीआर, यानी एक के लिए क्या हो गया? बीआर। अब तुम बताओ सोच के, बीआर किसके लिए हुआ? बिजनेस के लिए। सेलर के लिए या परचेजर के लिए? कैसे बता पाओगे? सेलर के लिए। तो बीआर हो गया सेलर का, और जो ये बीपी है वो किसका हो गया? परचेजर का, जो परचेज कर रहा है। लॉजिक समझ आ गया? तो ये भाई ये कॉन्सेप्ट होता है बीआर का, बीपी का। अब ये चैप्टर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा कम क्लियर होगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ठीक है कैश सेल है, पैसा आया, रख लिया, काम खत्म। बात आई किसकी? क्रेडिट सेल की। तो उससे क्या कही हमने कि भाई ठीक है डेटर बन जा, या फिर भाई तेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो एक काम कर, तो साइन करके दे दे, कितने महीने बाद मेरे पैसे दे देगा। तो वो क्या बन गया मेरा? बीआर। बीआर क्या होती है तुम्हारी? एसेट्स लायबिलिटी। बीआर जो होती है मेरे बेटे वो एसेट्स होती है। ठीक है कोई बात नहीं, डेटर आपके पैसे देगा, डेट्स वाली हमारी क्या है? एसेट्स है। फिर बारी आती है यहाँ पर बीपी। हाँ तो ये क्या है हमारी? ये लायबिलिटीज होती है। क्लियर हो गया? देखो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपने अपने स्कूल में भी पढ़ा है, मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आप भी थोड़ा सीख रहे हैं। ठीक है, कैश परचेज से केस में भी वही बात आई, हमने किसी माल बेच दिया तो दो अकाउंट आए, कौन कौन से? कैश और परचेज यानी स्टॉक। ठीक है, क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर। क्रेडिटर बिल्कुल सही बोला, एक वर्ड आया क्रेडिटर, जिससे मैं उधार खरीदा, तो क्रेडिटर, और दूसरा वाला स्टॉक। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पेजेस है ना, ठीक है, उसको फोल्ड कर एक वो बना लीजिए। एक पेज पर इधर की तरफ बनाना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ऐसे लिखना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये साथ बनता है ना, इस वजह से पूरी लाइन खींचना है ऐसे भाई, पूरी की पूरी। ठीक है, ऐसे इस पेज पर इधर की तरफ, और उधर की तरफ बना लो बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट इस तरीके से। हाँ, इधर की तरफ ट्रेडिंग बना लो, इधर की तरफ बैलेंस शीट बना लो। बनाओ फटाफट, बेटा एक मिनट रुक दीजिए, बनाओ मेरे बच्चे। ठीक है, सभी ने ऐसे बना लिया? गुड। अब देखो क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों को सीखते हुए चलना है। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की लाइन खींची होंगी ना, इसको आधा आधा कर लेना ऐसे। वैसे मैं ये हाफ हाफ नहीं बनवाता, लेकिन इस बार हम हाफ हाफ करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स बोलेंगे और आप उसको लिखना शुरू करेंगे कौन सा कहाँ जाता है। बाकी आप बोल सकते हैं कि सर वो कहाँ जाएगा, बाकी बच्चा उसे लिख लेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो बारी आई वो आई रेंट एंड इंश्योरेंस। एक वर्ड आया रेंट एंड इंश्योरेंस। अब आप मुझे बताओ कहाँ जाएगा? पीएनएल की किस साइड? और डेबिट है तो डेबिट और क्रेडिट है। बिल्कुल सही। तो यदि कुछ भी ना दिया हो, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, तो ये हमारा डेबिट का खर्चा है। कहाँ का खर्चा है? डेबिट का। तो ये जाएगा पीएनएल अकाउंट। लिख दो फटाफट से, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड में इसको लिख दो 2 कर कर। कैसे लिखोगे? 2, देखो ऐसे लिखना है 2 रेंट एंड इंश्योरेंस। क्लियर हो गई बात? चलो अब आपको दूसरा वर्ड जो दिया है वो दिया है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग डेबिट। बिल्कुल सही। कहाँ जाता है ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग डेबिट। वेरी गुड, लिख दो ओपनिंग की डेबिट। आगे चलो, मोटर व्हीकल्स, एसेट, बैलेंस शीट। ठीक, बैलेंस शीट की एसेट्स में उठा के लिख दो, यानी यहाँ जाएगा मोटर व्हीकल, यानी ये हमारी क्या है भाई? ये हमारी एसेट्स है। सही जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यूल, गैस एंड वाटर। ट्रेडिंग। ठीक, फ्यूल, गैस एंड वाटर। आपको समझ आ गया मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, कुछ वर्ड अलग अलग भी निकाल दूंगा,
अभी स्टार्टिंग में इजी दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्या है प्रॉब्लम ना आए। सर एक वर्ड होता है स्क्रैप सेल्स, हाँ। इसकी मीनिंग क्या हुआ? देखो मैं स्क्रैप के बारे में आपको बताऊं कि आपके पास ना माल बचा हुआ रखा है। ठीक है। जैसे अब क्या होता है, शीट होती है लोहे की शीट, हाँ ठीक है, उस शीट में स्क्रैप बचती है। ठीक है। बात समझ आई? उसका ट्रीटमेंट क्या होगा मैं उसके ऊपर पूरी एक तुम्हें वो समझाऊंगा अभी बेसिक से, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा सा ये समझ लो, वो मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है, मैं नोट कर लूंगा, ठीक है दोस्त। चलो अब जरा आगे लिखो। एक वर्ड मैंने बार बार बोला, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग डेबिट। ठीक है, लिख दो। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। आप लोग समझ गए हैं ट्रेडिंग का डेबिट किधर की तरफ, यानी यहाँ जाएगा। बोलना समझ गए ना सभी? ठीक है। एक लिखो आप लोग भाई, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट। इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल सही है। ये भी हमारा ट्रेडिंग के डेबिट जाएगा। अब समझ लो इंपोर्ट का मतलब क्या है। माल मंगाया, इंपोर्ट किया है, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब जाना होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है भाई? इंपोर्ट ड्यूटी। एक और वर्ड आता है कस्टम ड्यूटी पीनल डेबिट। ना, ट्रेडिंग डेबिट। हाँ। कस्टम का सामान क्या होता है? जब बाहर से माल आता है ना, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। जो स्टेट बाय स्टेट टैक्स होता है वो कस्टम का मतलब तो जैसे फॉरेन यानी विदेशों से तुम्हारे पास आ रहा होगा सामान, उसमें जो टैक्स उस पे लगता है। और जैसे होता है डॉक चार्जेस, जो ट्रेडिंग के डेबिट। तो ये एक स्पेशल वर्ड है जो सब ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं। आपको वहां पे लिखते चलना है ट्रेडिंग के डेबिट में ये वर्ड। सर एक ऑप्टर बार बार मैं इसमें यहाँ लिखवा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। गुड। अभी और ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस तो और क्लियर हो जाएगा। चलो, यदि लिखा हुआ आया एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट। बिल्कुल सही। तो एक्सपेंसेस ऑन सेल जाएगा पीएनएल के डेबिट में, लिख दीजिए। देखो एडवर्टाइजिंग पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट। ऑक्ट्री, ट्रेडिंग के डेबिट। ट्रेडिंग के डेबिट। इस ऑक्ट्री का मतलब होता है चुंगी। हाँ, चुंगी पे टैक्स लगता है। चुंगी पता क्या होती है? जैसे बॉर्डर हो गया, जैसे यहाँ पे एटा हो गया, यहाँ कासगंज हो गया, तो जब उससे ट्रक वहां पे जाएगा तो उसे चुंगी देनी पड़ेगी, यानी कि वो दूसरी जगह पे जा रहा है। बात समझ आ रही? हाँ, टैक्स देना पड़ता है उसको, सामान जब जाता है। अब ये थोड़ा प्रोसेस जो है आसान हो गया है, अब सब पे जीएसटी लग जाती है, ठीक है। तो उस पे आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंट्रा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, यदि अब माल जा रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी में इंक्लूड कर। हाँ, वो सब उसमें जोड़ जाड़ के खर्चा बना दिया। जब आप अपना इनकम टैक्स दोगे तो इनकम टैक्स के ऊपर और 4% लगा हुआ है, जिसमें 50% 0.5 जो है एजुकेशन सरचार्जेस है, यानी ओवर टैक्स, जो सीधा पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करती है गवर्नमेंट। समझ आई? वो धीरे धीरे पता चलेगी, बट फिलहाल अभी जो हमारा मेन मकसद है वही ब्लूप्रिंट जो तैयार किया है, हमें ब्लूप्रिंट पे करना है काम। और ब्लूप्रिंट ये है कि भैया ये जो वर्ड है इसको कूट कर अच्छे से समझ आ जाए कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे पेपर में भी कोई एक आधा बच्चा अटक रहा हो तो पूछ ले भाई आगे वाले से, तो बोला पॉइंट कहाँ जाता है, ठीक है। और कोशिश ये करना, अपने आप पे भरोसा करना, सामने वाला कई बार जानबूझ के गलत बता देता है, जानबूझ के गलत बताता है वो। अच्छा, सही नहीं बताते, नालायक नहीं है बच्चे तो। सही आंसर गलत कराए थे इन लोगों ने, ये दोनों। फिर लिखो बेटा, कमीशन रिसीव। बेटा दुख की रख में हाथ रख दिया मैंने। लिखो बेटा, कमीशन रिसीव। पीएनएल का क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, दिया है वेज, ट्रेडिंग डेबिट। वेज का जाती है, ट्रेडिंग डेबिट। ठीक है, लिख दो ट्रेडिंग के डेबिट में। सेल्स कहाँ जाती है? ट्रेडिंग क्रेडिट। ट्रेडिंग क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ जाती है? सैलरीज, सैलरी या पीएनएल। पीएनएल के डेबिट। तो आपको तो खाली सैलरी लिखना है ना पीएनएल की जगह पर, कहाँ लिखनी है? पीएनएल में। चलो अब आगे देखना, यदि दिया हो वेज एंड सैलरीज ट्रेडिंग डेबिट। ट्रेडिंग डेबिट। 5000 रुपए से,
ट्रेडिंग का डेबिट गलत, ये तो प्रिया बताएगी। ट्रेडिंग में फिर पीएनएल नहीं आएगी। पीएनएल में जाएगी ना, ये भी थोड़ी गलत बोल रही है, पता है क्यों? ट्रेडिंग में आएगी। मैं गलत बोल रही, तुम तो बिल्कुल गलत बोल रही हो। अरे वेजेस और सैलरी दो दे दी, तो वेजेस तो ट्रेडिंग में जाएगी, नहीं सर। सैलरी पीएनएल में जाएगी। पहले wages लेगा। सर 2,500 से जाएंगे 2,500 से जाएगी। ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा है, ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। 2,500 उसमें 2,500 उसमें नहीं क्या नहीं। हाँ हाँ सही बोल रही हो, बोलो। वेजेस पहले आता है और सैलरीज बाद में, तो आपने बोला था पीएनएल पे आता है। PNL पीएनएल में नहीं आएगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग के डेबिट पे जाता है। चलो अच्छी बात है, कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि हमने तो एक बच्चा कंफ्यूज कर दिया था अच्छे से, और वो यही कह रहा आंसर सही कह रहे हो तुम, आधा तो तुमको में लिखना चाहिए, और पेपर में लिख के आया वो इसे। हाँ मैंने कि भैया ये क्या कर दिया यार तुम। चलो अच्छा, सैलरी और वेजेस दिया हो तो पीएनएल के डेबिट। चलो सही है। अच्छा खाली इंटरेस्ट लिखा हो तो पीएनएल में आएगा। पीएनएल में कहाँ पर? डेबिट। खाली इंटरेस्ट डेबिट में आएगा। खाली इंटरेस्ट। चलो अच्छा ये दिया हो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। डेबिट पीएनएल में डेबिट साइड। अब फंसे तुम। सर पीएनएल की क्रेडिट साइड। भाई आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात समझा दूं, जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब Asset. होता क्या है? Asset. इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारी एसेट्स। क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब? और एसेट्स के ऊपर आपको क्या मिला? ब्याज, इंटरेस्ट। तो वो क्या हो गई हमारी कमाई हो गई। किसमें? क्रेडिट में। पीएनएल के क्रेडिट में लिख दो, पीएनएल के क्रेडिट में। समझ में आई? अच्छा ये कहाँ जाएगी? डिस्काउंट ये रिसीव्ड कमी वो है सर इनकम फ्रॉम। क्रेडिट पीएनएल की Creditors. क्रेडिट। पीएनएल की क्रेडिट। पढ़ तो लो पहले ध्यान से। Credit. डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? हमारे एसेट्स, लायबिलिटी। लायबिलिटी और देखो डिस्काउंट मिली है हमें किससे? क्रेडिटर से। कहाँ जाएगी? पीएनएल की क्रेडिट। अच्छा कंफ्यूज नहीं हो रही, तो कहाँ जाएगी? पीएनएल के क्रेडिट साइड में जाएगी। किसी को कोई दिक्कत? चलो अच्छा ये बताना, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। पीएनएल की क्रेडिट। बहुत बढ़िया, पीएनएल और क्रेडिट साइड। ये डिविडेंड का मतलब समझ गए? तो शेयर्स पे जो वो मिलता है बिल्कुल सही बात, एक्स्ट्रा। बिल्कुल सही बात, यानी एक तरीके से इंटरेस्ट ही है भाई ये, ठीक है। चलो ये बताओ, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही है, पीएनएल के क्रेडिट साइड। ये मैंने अपनी इनकम मान ली। गेन का मतलब होता है कमाई, यानी फायदा हुआ, और सेल ऑफ बिल्डिंग को देखकर मुझे जो गेन हुआ। बात समझ आ गया? अच्छा देखो, गेन और प्रॉफिट दोनों सेम लगते हैं भाई। प्रॉफिट माने भी कमाई बोला मैंने, गेन मतलब भी बोला कि फायदा हो गया। तो इन दोनों में हर जगह पे ये कहते क्यों यूज नहीं करते कि गेन हुआ, या प्रॉफिट को प्रॉफिट ही क्यों बोलते हैं? दो वर्ड क्यों आए? ऐसा होता प्रॉफिट होता है मेरे बेचने पे जो मेरा कमाई हुई। नहीं तो बिल्डिंग भी बेची हमने। हाँ सर मैं बता रहा हूँ। हाँ। गेन होता है तो हम कंटिन्यूअसली नहीं करते प्रॉफिट तो हाँ ये बात बिल्कुल सही पहुंचे हम लोग। एक्चुअली में क्या है, यदि मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस फर्नीचर का है और मैं वहाँ फर्नीचर को बेच रहा हूँ, तो उस पे मेरे को मिलेगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। और गेन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है नहीं, बट एक्चुअली में हमने उसको बेच के गेन कर लिया। जैसे अब तुमसे कोई बोले ये मोबाइल फोन था, हमने सेकंड हैंड फोन खरीदा, 5,000 रुपये खरीदा और उसको गेन पे बेच दिया, तो वहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट पे बेच दिया। या 5.5 से बेचा तो गेन हुआ, सर इसे बेचने पे गेन हुआ। ऐसी शेयर मार्केट में उसे प्रॉफिट वर्ड की बजाय गेन बढ़ते हैं, गेन हुआ सर, या रिड्यूस हो गया सर, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, अच्छी बात है। देखो कुछ पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। चलो एक और बताओ, ये सबसे अच्छा पॉइंट है भाई, बैड डेट्स। पीएनएल की तो बैड डेट्स जाएगा पीएनएल के, बहुत अच्छा लगा, पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये बताओ, बीआर कहाँ जाती है बेटा? एसेट साइड। बहुत बढ़िया। बीपी नोट करते चल रहे हो ना? बिल्कुल। हाँ, बीपी चली गई लायबिलिटी। चलो बताओ, प्रीपेड। एसेट प्रीपेड का मतलब? यस, प्रीपेड मतलब पहले से ही पैसा दे दिया हम लोगों ने, जैसा हम फोन में करते हैं, जियो का रिचार्ज कराते हो ना सभी, वही चीज है। इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? एसेट से। चलो अब बताओ कि भाई आपकी वो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी। बहुत बढ़िया।
ये हमारी लायबिलिटीज है। उसके बाद आगे चलो, एक्रूड इनकम, ये एसिड। बहुत बढ़िया। एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है। ए से एक्रूड, ए से हमारे क्या है भाई, ए से एक्रूड, ए से एसेट्स, ये पहले ही पढ़ा हुआ है। और एक वर्ड आया अनएक्रूड, लायबिलिटी। ग्रेट। तो ये भी हमारी क्या है भाई, ये लायबिलिटीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी आर आपको मालूम है, एसेट्स हो गई, एक्रूड अनएक्रूड। अच्छा ये बताओ, गुडविल, एसिड। गुडविल हमारी एसेट्स है। अच्छा ये दिया है लाइफ इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, ग्रेट। लाइफ इंश्योरेंस जो होगा वो हमारी क्या है, कैपिटल में माइनस होगी, वो ड्राइंग्स है जो हमारी कैपिटल में से माइनस होती है। सबको समझ आ गया होगा ना? चलो अच्छा ये बताओ, आपको दी होगी इलेक्ट्रिक पावर, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। इलेक्ट्रिक पावर जो है यानी पावर लॉस, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, पीएनएल डेबिट साइड। पीएनएल के Debit side। डेबिट साइड। चलो ये भी ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपको दिया हुआ वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस। ना ना, जब भी वर्क कर रहे हैं ना तो ट्रेडिंग में जाता है। हम किसी काम पे खर्चा कर रहे हैं, आप सभी बोलेंगे सर काम तो हम ऑफिस में भी करते हैं, बोल सकते हो आप लोग। लेकिन ये कहा जाता है कि जो वर्क कॉस्ट होती है ना, एक कॉस्ट आती है वर्क कॉस्ट, एक होती है प्राइम कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट है, तो आप इस वजह से याद रखें, एक होती है वर्क कॉस्ट, ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट होती है। अभी जब आप बीकॉम में पहुंचेंगे तो आपकी काम आएंगी, ठीक है? तो वर्क एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा दोस्त? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे जाता है, अटकना मत, ठीक है? बाकी फैक्ट्री हीटिंग बोल दिया तो सब समझ ही जाएंगे, फैक्ट्री हीटिंग है सर। चलो टेलीफोन एक्सपेंसेस, पीएनएल ये तो हम सभी सीख गए कि भैया कुछ भी अलग सा नाम आ जाए तो पीएनएल में आप लिख दो, खत्म कहानी। इसी बात से वर्क एक्सपेंस पर अटक गई। अच्छा ऑडिट एक्सपेंसेस, पीएनएल और फिर फंस गए। नहीं, उसमें बैलेंस शीट नहीं, पीएनएल डेबिट है। नहीं, कहाँ जाएगा भाई ऑडिट एक्सपेंसेस? नहीं हाँ तो एसेट जा सकता है, क्या बात है? नहीं भाई बिल्डिंग अच्छा पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक बात है, पीएनएल में जाएगा। आपको मालूम है ऑडिट क्या होता है वैसे? हां सर, बता। सर जो ऑडिट मतलब अपने अकाउंट चेक करता है सीए। हाँ, जो सीए चेक करता है। एक्चुअली में क्या होता है, सरकारी जो भी विभाग होते हैं उनको ऑडिट होना बहुत जरूरी है। देखो गवर्नमेंट कंपनीज में क्या होता है कि गवर्नमेंट काम करती है किसके थ्रू? किसके थ्रू? गवर्नमेंट जो चल रही है किसके थ्रू चल रही है? पब्लिक के थ्रू, सरकारी आदमी के थ्रू, यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। किससे चल रही है? जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट से चलते हैं, और जब गवर्नमेंट उसको चलाती है तो उसमें खर्चा करती है, और उसका ऑडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑडिट करने से ये रहेगा कि जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी, जितना भी काम उसने किया होगा साल के अंदर, तो सीए उसे चेक करेगा और वो रिपोर्ट फिर आगे जाएगी। तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आई? मैं क्या बोला? आप किसी विभाग के अधिकारी हो, सरकार आपको पैसा देती है, आप वहाँ पे खर्च कर रहे हो, पूरे साल आपने अपनी मस्ती से काम किया है। अब एंड में सरकार ये चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबका आके चेक नहीं कर सकती, तो वो ये चाहती है कि सीए से आप ऑडिट कराओ, या फिर गवर्नमेंट खुद प्राइवेट कंपनीज को हायर करती है, यानी कि जैसे सीए की कंपनी होगी उसको हायर कर लिया, वहाँ पे लोगों से कहा कि भाई सीए से कहा कि अब तुम चेक कर हमें वहाँ की रिपोर्ट दो, तो वो आके आपको फिर रिपोर्ट देगा। बात समझ आई? इसको बोलते हैं ऑडिट। अकाउंट्स को चेक करना, वो बिल्कुल सही बोल रहा था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके ये थोड़े बहुत पॉइंट क्लियर हो गए। चलो आपको बोला कमीशन ऑन परचेज, क्या बोला? कमीशन ऑन ट्रेडिंग की क्रेडिट, परचेज, ये इनकम नहीं है, ट्रेडिंग का भाई कमीशन ऑन परचेज है। मैंने बताया ऑन परचेज सारा खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, तो इसे ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लो प्लीज। चलिए एक और करिए, फायर इंश्योरेंस, पीएनएल पीएनएल के डेबिट, और इसमें लाइफ इंश्योरेंस यदि होता तो कैपिटल में सही। ट्रेड एक्सपेंसेस, पीएनएल डेबिट, अरे ट्रेड मतलब ट्रेडिंग होता है भाई, पीएनएल डेबिट पीएनएल में है? पीएनएल में आएगा। चल यही होता है, चलो ठीक है। तो ये चाहिए,
अच्छा खाली लाइटिंग लिखा हो तो ट्रेडिंग पीनल डेबिट बेटा, ट्रेडिंग का कोई मतलब नहीं है। अच्छा पेटेंट लिखा हो तो एसेट पेटेंट हमारी एसेट्स होती है, कॉपीराइट हो तो भी हमारी एसेट्स होती है। क्लियर हो गया? तो पेटेंट आप इस तरीके से ही लिखेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए और वो आप लोगों ने सीखने का पूरा कोशिश किया है। ठीक है, अब मैं करूंगा ये रब, अब लिखना उसके नीचे आप एक टॉपिक डालकर क्या एडजस्टमेंट लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा एडजस्टमेंट। 6 एडजस्टमेंट जो है वो आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले, थोड़ी सी अलग से बताऊंगा और बीच बीच में पुरानी एडजस्टमेंट उसमें हम डालते चलेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस तरीके से, कल पढ़ाया क्या था ट्रायल बैलेंस, कल का मतलब क्लास ना भी हुई तो लास्ट टाइम जो पढ़ा था वही कल है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर भाई क्या बनाई थी, यहाँ थी डेबिट, यहाँ थी। देखो आपको सिंपल केसेस दिया होगा, यहाँ लोन लिखा होगा, लोन डायरेक्ट दे रखा होगा, लोन आपका 1 लाख रुपए का है। ठीक है, और यहाँ दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन लोन 6000। ये सबसे सिंपल एडजस्टमेंट बता रहा हूं कि ऐसे होती है, अभी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। और ये भी पढ़ाया था एडजस्टमेंट के लिए नीचे लिखी आती है ऐसे एडजस्टमेंट, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट होती है हिडन एडजस्टमेंट। यदि खाली ये लिखा आया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहले आप इसे कॉपी पे लिख लो, पेज कर लो फोल्ड और ऊपर डाल दो नंबर 6 7। ठीक है, नंबर 7, हाँ उस पे लिख लो आप लोग और उस पे डालो नंबर 7।